आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश। दोस्तों, टीजीटी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने हिंदी के उद्भव एवं विकास को जाना। इसके साथ ही जो दूसरी कक्षा थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि राजभाषा के रूप में हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है और जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषाएं शामिल की गई हैं और विभिन्न जो संशोधन किए गए हैं भाषा संबंधी संविधान में उनको स्थान देने के लिए, उनके संबंध में हमने पूरी जानकारी देखी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वह उन वीडियोज को देख सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे शब्द की। तो यहाँ पर हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें से जो रचना और बनावट के आधार पर शब्द होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार के। अब इनमें से ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1, तो ये होता है दोस्तों रूढ़ शब्द। और जो दूसरा होता है वह होता है योग रूढ़। और जो तीसरा होता है वो होता है दोस्तों यौगिक। ये तो हुए दोस्तों 3 रूप। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है दोस्तों ध्वनि, या इसे आप वर्ण कह सकते हो। जब हम 2 वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो वह मिलकर के अक्षर का रूप बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों को जब हम मिला देते हैं तब दोस्तों इससे बन जाता है वाक्य, जो कि इसका पद रूप होता है, या कह लो पद। इसके बाद दोस्तों जब जो पद होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक पदों को मिला देते हैं तो एक पद बंध बन जाता है। और जब हम 2 या 2 से अधिक पद बंध को एक में मिलाते हैं तब एक उपवाक्य बन जाता है। अब दोस्तों जब हम 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को मिलाते हैं तो वहां पर दोस्तों वाक्य बन जाता है। जब हम दोस्तों बहुत सारे वाक्यों को एक साथ मिला देते हैं तो वहां पर हमारी भाषा का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं शब्द के बारे में। अल्लाह यानी कि इनको जोड़ा था तो कमर बना, लेकिन अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, हालांकि वर्ण ये भी हैं, लेकिन क्या इससे कोई शब्द बनेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सार्थक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। अब रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़, जैसा कि आप लोग कई बार काफी जगहों पर सुने होंगे, वो आदमी बहुत ही रूढ़िवादी है। कहने का मतलब उस आदमी के बारे में ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रूढ़ का मतलब वही समझेंगे, यानी कि जो चीज बदलती ना हो। कहने का कोई ऐसा शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें ही दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। आप देख पाएंगे रूढ़ का मतलब अपरिवर्तनीय, और शब्द का मतलब तो शब्द हो ही जाएगा, यानी कि जो शब्द ना बदले वह रूढ़ शब्द होगा।
तो रूढ़ शब्द जो है वो अलग करने पर निरर्थक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण देकर लिख करके देख लेते हैं दोस्त। पेड़ लिख दिया, अगर हम इसको अलग अलग करें यानी टुकड़ों में बांटे तो दोस्तों आप देखेंगे पे प्लस र। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो दोस्तों ना तो इस पे का मतलब है ना तो डा का मतलब है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हुआ, निरर्थक हो गया। तो इसलिए यहां पर पेड़ शब्द जो है यह क्या हुआ, तो यह दोस्तों रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो अब आप लोग मुझे लगता है कि शायद समझ चुके होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एक रूढ़ शब्दों को भी और लिख देता हूं ताकि आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए। दूसरा है जैसे कि पुलिस शब्द। तो दोस्तों इसको भी अगर आप तोड़ोगे तो इसका भी जो अर्थ है वह बिल्कुल ये नहीं रह जाएगा और दोस्तों इसका किसी प्रकार का कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं होगा। आप चाहे तो इसको तोड़ करके देख सकते हैं। यदि आप घंटा लिखें तो इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो ना तो घन का मतलब है और ना तो ये टा का मतलब है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक जो शब्द है वह रूढ़ शब्द है। अब यौगिक शब्द के बारे में दोस्तों यहां पर हम देख, एक शब्द हो गया घंटा, दूसरा हो गया घर। अब जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इससे एक नया शब्द बनता है, वह होगा घंटा घर। अब दोस्तों इस घंटा घर का कोई अन्य मतलब नहीं होगा। अब वैसे अगर आप घंटा घर के बारे में पढ़ा हो या कई सारे जो ब्रिटिश कालीन जो बड़े बड़े नगर हुआ करते थे वहां पर जो मुख्य मुख्य जो चौराहे होते थे वहां पर एक बहुत बड़ा सा टावर बनाया जाता था, उसके ऊपर एक घड़ी लगी होती है और उसमें से एक घंटा बजता था हर एक घंटे में। तो दोस्तों उसे जहां पर वो टावर बना होता था उस चौराहे को वहां पर घंटाघर के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा, भले ही वहां पर अब घड़ी वगैरह ना लगी हो। तो दोस्तों इस प्रकार से इस घंटा घर का कोई अन्य मतलब नहीं हो रहा। कहने का मतलब अगर हमने घंटा और घर दोनों को जोड़ा है तो घंटा घर ही बना है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से अगर हम दूध वाला, इसको जोड़ेंगे तो दूध वाला बन जाएगा। तो आप जानते हैं सब्जी कोई भाजी हो गई, तरकारी हो गई और मंडी जहां पर वह बिकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा सब्जी मंडी। अब इसका क्या अर्थ बदला है? तो बिल्कुल नहीं बदला है, ये सेम टू सेम ही है। अब दोस्तों हम यहां पर देखेंगे योग रूढ़ के बारे में। और यौगिक को अभी हम लोगों ने देखा कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। तो दोस्तों क्या होगा, दो शब्दों के मेल से बना। अब रूढ़, रूढ़ का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, एक ही अर्थ जो कि सर्वमान्य हो। दो शब्दों से मिलकर बनते या बनता है तथा
उनके कई या अनेक अर्थ होते हैं। परंतु हम उसके किसी एक अर्थ को स्वीकार करते हैं, बाकी सभी अर्थों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं तथा उनके कई अनेक अर्थ होते हैं, परंतु हम उसके किसी एक अर्थ को स्वीकार करते हैं, बाकी सभी अर्थों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जल एक शब्द है, साथ में हम उसके जा जोड़ देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। क्या? यौगिक। यौगिक मतलब जो कि दो शब्दों से के मेल से बना हो। अब यहां उदाहरण के रूप में दोस्तों हम देखते हैं जल प्लस, अब इसमें हमने जा जोड़ दिया, तो आप यहां पर देखेंगे एक नया शब्द बनेगा जो कि क्या होगा? जलज। लेकिन दोस्तों हम इसको अब यहां पर देखेंगे, जो जल है, जल का मतलब तो पानी हो गया। अब दूसरा जा, इस जा का मतलब हुआ से उत्पन्न। तो जो जल से उत्पन्न हो, तो जल से क्या? जलज। जलज मतलब कमल। ये क्या? कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अब जल से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। आप देखेंगे तो जल से तो मछली भी निकलती है, जल में मेढक भी निकलता है, और जल में दुनिया भर के जो जितने भी जलीय जीव हैं वो सब रहते हैं। तो क्या उन सबको जलज नहीं कहा जा सकता है? लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भी हम जलज का प्रयोग करते हैं वह दोस्तों हमेशा कमल के लिए ही होता है, बाकी सभी अर्थों को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। एक दूसरा हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, वो है ठीक इसी प्रकार से जैसे कि पंकज। तो ये होगा पंक प्लस ज। अब पंक का मतलब हुआ कीचड़, और दोस्तों इस जा का मतलब से उत्पन्न या में उत्पन्न, या में जन्म लेने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब भी दोस्तों क्या हुआ? कमल। इसका अर्थ भी कमल ही हुआ। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहां पर देखो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज हो गया, पंकज मतलब कमल हो गया। लेकिन दोस्तों क्या कीचड़ में जो जन्म लेता है वो सिर्फ कमल ही लेता है? इसमें कुमुदनी भी होती है, अन्य अनेक प्रकार के भी जो फूल होते हैं या जो भी कीचड़ के अंदर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी होते हैं। परंतु हमने बाकी अन्य जो अर्थ इसके बनते हैं उन सभी को मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ यहाँ पर
एक जो अर्थ है वह कमल के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि योग रूढ़ वाला, वह किस प्रकार से काम करता है। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से बहुब्रीहि समास में आप लोग देखते हैं। अब इससे क्या आप लोग अर्थ लगाते हैं, यानी लंबा उदर हो जिसका, यानी लंबा तो जिसका लंबा उदर होगा, तो विश्व के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका कि पेट आगे से निकला हुआ हो, कहने का मतलब बड़ा हो। तो दोस्तों क्या उन सभी को लंबोदर नहीं कहा जाएगा? लेकिन दोस्तों जब भी हम लंबोदर शब्द को प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप योग रूढ़ शब्द इसको कहेंगे। क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थों में से हम सिर्फ एक ही अर्थ को प्रयोग करते हैं, जो कि किसके लिए दोस्तों, यहाँ पर जो अर्थ इनका निकलेगा वो हम गणेश जी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एक और शब्द यहाँ पर जैसे कि नेताजी, नेतृत्व करने वाला। तो नेताजी तो कोई हो सकता है, लेकिन हम लोग सीधे ही किस अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं, तो नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। हालांकि कुछ लोग राजनीति में यदि आप देखते हैं तो वहां पर मुलायम सिंह जी के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम दूसरा लें, जैसे कि भारतेंदु, एक शब्द है भारतेंदु। तो इसको अगर हम देखें तो भारत का इंदु, इसका मतलब भारत का चंद्रमा होता है, या भारत का नाम रोशन करने वाला। तो इसमें तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाम यहां पर लेते हैं। तो दोस्तों जल के किसी भी पर्यायवाची के अंत में यदि जा लगा हो, दा लगा हो या धी लगा हो, तो दोस्तों वह जो शब्द है वह योग रूढ़ होता है या हो जाता है। अब यह उदाहरण भी आप लोग देख लिए, जैसे कि वारी है, अब वारी में जा लगा दो, क्या बन गया वारिज। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आप देख लो नीर, अब इसमें आप जा लगा दो तो क्या बन गया नीरज। अब ठीक इसी प्रकार से आगे नीर है, इसमें हम दा लगा देते हैं तो ये बन जाएगा नीरद। इसी प्रकार से और दूसरा शब्द जैसे जलधि, जल है, अब इसमें हम धी जोड़ देंगे तो ये बन गया जलधि। तो आपने देखा
यहाँ पर उन उदाहरणों को, जैसे कि इसमें मैंने जा जोड़ दिया, इसमें भी जा जोड़ा, और इसमें दा जोड़ा, और इसमें भी जोड़ दिया। इस प्रकार से ये क्या बन गए, योग रूढ़ शब्द। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। किसी देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची नाम सदैव योग रूढ़ होते हैं। यानी कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं। अब दोस्तों यहां पर जैसे कि आप लोग देखेंगे, अब यहां पर वीणा पाणी, तो दोस्तों जब भी हम यह शब्द, जैसे ही दोस्तों हम ये लोग ये नाम देते हैं वीणा पाणी, तो आपके मन में सीधे ही मां सरस्वती की यहां पर छवि आ जाती है। तो दोस्तों वीणा पाणी का मतलब विश्व के अंदर जो भी स्त्री वीणा धारण करती है वो वीणा पाणी कहलाएगी। परंतु दोस्तों यहां पर हम एक ही अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि माता सरस्वती जी के लिए। जो उपनाम तथा जो उपाधियां होती हैं योग रूढ़ होती हैं, यानी योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब उपनामों में दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिया निराला, जैसे हम निराला नाम से संबोधित करते हैं तो आपके मन में सीधे ही छवि आती है, वह आती है सूर्यकांत त्रिपाठी। ये इनका उपनाम है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम आजाद एक उपनाम, आजाद, अब आजाद का मतलब तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब भी हम आजाद के सेंस में कोई अर्थ प्रयोग करते हैं तो वो होता है चंद्रशेखर आजाद जी का। अब इसी प्रकार से उपाधियां का भी मैं देख लेता हूं। अगर दोस्तों हम बात करें उपनाम की, तो दोस्तों जो उपनाम होता है वह व्यक्ति द्वारा स्वयं ही रखा जाता है, और जो उपाधियां होती हैं वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती हैं। तो उपाधियों में दोस्तों जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया था काफी देर पहले, जो कि थी भारतीय, आप लोग दूसरी देख लें तो बापू, सीधे इसमें किसका, महात्मा जी का बोध होगा। महात्मा गांधी जी। तीसरी उपाधि देखें तो नेताजी, यानी सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ ही आप अन्य उपाधियों को देखें तो, और यहां पर राष्ट्रपिता, जैसे हम कहेंगे राष्ट्रपिता, ही महात्मा गांधी जी की छवि आपके मन में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर समझाया गया है वह आप लोगों को काफी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप पहली बार यहाँ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस मंच के हिस्से के रूप में जरूर जोड़ें।
तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।